नमस्ते दोस्तों। आइए कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का बहुत ही बढ़िया प्रेरणादायी कहानी पढ़ते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह। यह चैप्टर बहुत ही बढ़िया है और ये कहानी बहुत प्रेरणादायक है। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी बताई गई है जिसको ईश्वर ने जन्म से ही उसके हाथों में वो शक्ति नहीं दी जो हम सबके हाथों में होती है, लेकिन उसके मन की शक्ति, उसके मन का संकल्प इतना प्रबल था, इतना मजबूत था कि दुनिया की कोई ताकत उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक पाई। भगवान सबको सब कुछ नहीं देता, लेकिन जो कुछ देता है, जितना देता है वह पर्याप्त होता है और इंसान चाहे तो बहुत आगे बढ़ सकता है, बस मन में इरादे होना चाहिए। आइए पढ़ते हैं इसे। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। आप जानते हैं मलमल क्या होता है? बच्चों, सबसे पहले समझ लीजिए कि मलमली धोती का मतलब क्या होता है। ऐसी धोती, ऐसा कपड़ा जो बहुत बारीक, बहुत महीन सूत के धागे से बना होता है, उसको हम मलमल का कपड़ा कहते हैं। तो धोती हो तो मलमली धोती हो गई, और शर्ट हो तो मलमल की शर्ट हो गई, है ना। तो कमीज हो तो मलमल की कमीज हो गई। तो मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। क्यों खिल उठा था? उसके किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। कसूती की टांकों से पिरोई हुई बेल का मतलब है कि उस पर किनारे किनारे पर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। ठीक है, जो एम्ब्रॉयडरी के लिए जो धागा होता है उसको, उसके टाँके लगा दिए जाते हैं, जिसको कहा गया है कसूती के टाँकों से पिरोई हुई एक बेल उसके किनारे पर बनाई दी गई थी। ठीक है, तो एक डिज़ाइन हो गई थी बेल की, इसलिए मलमली धोती का बादामी रंग, उसके किनारों पर जो डिज़ाइन से एम्ब्रॉयडरी कर दी गई थी हाथ के माध्यम से, सुई के माध्यम से, अब हाथ की कशीदाकारी की गई थी, जिससे वो बहुत सुंदर लग रहा था। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। उसका जो पल्लू होता है उस पर जो टाँके भरे हुए थे कशीदाकारी से, जो हाथ से की गई थी, उससे वो बहुत ही बढ़िया लग रहा था, कमाल का लग रहा था। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से तो उसमें जान आ गई थी। जो हाथ की एम्ब्रॉयडरी होती है और उसको चिकनकारी भी कहते हैं, तो ऐसे सुनहरे रंग के और रूप वाले सुंदर बेल बूटे बनाए गए थे। देखिए, जो लता होती है उसको बेल बोलते हैं, और बूटे, उसमें जो डिज़ाइन बनाई जाती है उसको बूटा बोलते हैं। हाथ से ये बनाई जाती है, एक सुई होती है जिसके माध्यम से उसमें धागा डाल के, सूती धागा डाल के, रेशमी धागा डाल के, जो कपड़े के ऊपर उस धागे से जो डिज़ाइन उभारी जाती है उसको बेल बूटा कहते हैं। ये इसका मतलब है ना। तो मलमल के कपड़े में ये ऐसा कर देने से वो मलमल का कपड़ा बहुत सुंदर लग जाता था। इन बेल बूटों को सजाया किसने बनाया था? ये ईला सचानी नाम की लड़की ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है एक कढ़ाई के नमूने। तो ये कशीदाकारी, ये कढ़ाई ये लड़की करती थी। देखो, जिसके हाथ में दम नहीं है, हाथ मुड़े हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसने पैर से वो काम करना सीख लिया जो दो हाथों वाले लोग बहुत अच्छे से नहीं कर सकते। ये कपड़ा रखा है और इसकी एक पैर की उंगली में सुई है, और सुई धागे से ये उस कपड़े के अंदर कशीदाकारी कर रही है, चिकनकारी कर रही है। तो मलमल के कपड़ों में कशीदाकारी के उभार बना करके बेल बूटों से इस लड़की ने बहुत ही सुंदर कशीदाकारी सीख ली थी। उम्र क्या थी इसकी? 26 साल की। इला, ये गुजरात में एक सूरत जिला है, सब लोग जानते हैं सूरत है, वहाँ ये अभी भी रहती है। इसका बचपन वहाँ एक अमरेली नाम के ज़िले में राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। यानी इसके पिताजी, दादाजी सूरत ज़िले के थे, और अमरेली ज़िले की इसकी मम्मी रहने वाली थी। वहाँ पे राजकोट नाम का गाँव है, वहाँ इसके नाना जी के यहाँ इसका बचपन बीता। शाम होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। इसके बचपन की कहानी है कि कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के जो पेड़ होता है उसके पत्तों से पिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जो मिट्टी के घड़े टूटे फीटे होते हैं ना, उन सब का वो फूटी हुई चीज़ों को लेकर के
उससे उससे भी खेलते हैं बच्चे गांव में। गांव के खेल में पैसा नहीं लगता, इसी तरह के खेल होते हैं, पेड़ पौधे के, मिट्टी के खेल होते हैं, जिससे बच्चे खेलते हैं, शारीरिक ऊर्जा ज़्यादा लगती है, पैसा बिल्कुल नहीं लगता और मज़ा खूब लेते हैं। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पे झूला झूलते, ऊंची ऊंची पेंग लेते, पेंग लेने मतलब उछल कूद करते, उछलते, जंप लगाते और ऊंचे स्वर में एक साथ एक गीत गाते थे। कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आइयो रे, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आइयो रे। इस तरह का वो गीत गाते थे और हीला गाने में तो उनका साथ देती थी, लेकिन बेचारी उछल कूद नहीं कर सकती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती लेकिन उसके हाथ में दम नहीं था। बचपन से ही उसके हाथ एकदम निःशक्त थे, लेकिन हाथ उठते ही नहीं थे। भगवान ने उसके हाथों में शक्ति ही नहीं दी थी, जरा सी भी शक्ति नहीं दी थी, और उस जमाने में ऐसा कोई इलाज भी नहीं होगा, इसलिए उसके हाथ वैसे के वैसे ही रह गए। वो चुपचाप एक किनारे पे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह उसके साथ खेल सके। बच्चे, देखो कितनी बढ़िया बात है, बच्चे घृणा नहीं करते थे, ईर्ष्या नहीं करते थे। आजकल बच्चों में ये भावना नहीं है। कोई गरीब विकलांग होता है, कोई गरीब होता है, कोई निशक्त होता है तो उसकी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। गांव के बच्चों में ये भाव नहीं था। कभी कभार तो पकड़म पकड़ाई और विष अमृत का खेल में वो शामिल हो जाती, लेकिन जैसे ही साथियों के साथ जमकर दौड़ती और जब धप्पा करने की बारी आती, हाथ से धप्पा करते ना, ऐसे करके करते हैं हाथ से धप्पा पीठ पे, तो बेचारी का हाथ में दम ही नहीं था। तो फिर निराश हो जाती, हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वो बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की जिद को एक चुनौती मारा। उस छोटी सी बच्ची ने सोचा ये मेरे लिए चैलेंज है और अब इस हाथ का काम मुझे किसी न किसी प्रकार से, जो काम हाथ से किए जाते हैं वो करना सीखना होगा। उसने वो सब अपने पैरों से करना सीख लिया जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात पैरों से खाने लगी, दूसरों के बाल बनाने लगी, फर्श का झाड़ू निकालने लगी, बुहारने का मतलब झाड़ू निकालना, और कपड़े धोने लगी, तरकारी काटने यानी सब्जी काटने लगी, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। तरकारी मतलब सब्जी होता है और तख्ती यानी स्लेट, उस पर वो लिखने भी लगी। उसने एक स्कूल में दाखिला भी ले लिया और दाखिला मिलने में पहले तो बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि ऐसे बच्चों को आसानी से एडमिशन नहीं देते स्कूल वाले। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता रहती थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई कर ली, लेकिन बेचारी 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। कारण क्या, उसको ये मालूम ही नहीं था कि परीक्षा के लिए ऐसे बच्चों को जिनके हाथ से लिखा नहीं जा सकता, उनको एक राइटर मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में लिखने का काम कर सके। यह जानकारी उसको समय रहते मिल जाती तो उसने जो भी पढ़ाई लिखाई अच्छे से की थी वो सब लिखवा सकती थी किसी राइटर के माध्यम से। लेकिन उसने खुद परीक्षा में लिखा, वो भी पैरों से, तो 3 घंटे के समय में पूरा नहीं हो पाया पेपर, और परीक्षक ने उसका पेपर ले लिया तो बेचारी वो फेल हो गई, क्योंकि उसने आधे से आधा भी नहीं किया होगा। उसे इस बात का बड़ा दुख है। लेकिन अब जो जिस लेवल पर वो पहुंच चुकी है अपनी ज़िंदगी में, उससे वहाँ ये सब चीज़ों की कोई चिंता नहीं। क्योंकि कोई कहते हैं ना कि 10वीं की परीक्षा पास नहीं की तो नहीं की, कोई ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो गई। देखिए कितनी बढ़िया बात है। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी, वह उन्हें सुई का जो रेशम का जो है पिरोने का काम जो है, कशीदाकारी शिकनकारी, उससे लेकर वो अपनी मम्मी को जब देखती थी कि मम्मी उसकी बूटियाँ उकेर रही है, न जाने कब उसने उस कशीदाकारी करने की मन में सोच ली और यहाँ उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। धीरे धीरे कोशिश की दोनों अंगूठों के बीच में सुई को रख करके, थाम करके, और उसमें कच्चा रेशम का धागा उसने पिरो करके, फिर उससे प्रयास करना आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपके मन में कुछ करने की इच्छा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, भगवान भी आपका साथ देता है।
फिर और उसने मन में ऐसा संकल्प किया कि उसने पेशेंस डाला, लेकिन काम करने का विश्वास होना चाहिए। एकदम आप किसी चीज़ में ट्रेंड बिल्कुल नहीं होते हैं, आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, तब जा कर के बहुत समय बाद आपको कामयाबी मिलती है, ऐसे ही नहीं मिल जाती। उसने अपनी कामयाबी से कुदरत को भी छुटा दिया, मतलब कुदरत ने, भगवान ने तो उसके साथ खिलवाड़ किया, उसको हाथ नहीं दिए, लेकिन उसने उस हाथ की कमी को कमी नहीं रहने दिया। 15-16 साल की होते होते वो लड़की इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर यानी कुशल हो गई, ट्रेंड हो गई, कैपेबल हो गई। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाना चाहिए, कौन से रंगों से नमूना बहुत सुंदर लगेगा, टाँके कौन से लगे, ये सारी समझदारी उसके अंदर आ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने उस जो बनाए उसके द्वारा काढ़े गए जो परिधान थे, परिधान यानी कपड़े वस्त्र, उनकी पहनावा, उनकी प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। मतलब वो लड़की इतनी इंटेलिजेंसी के साथ में, इतनी बुद्धिमानी और चतुराई के साथ में उसने काम सीखा कि काठियावाड़ी तो सीखा ही, लखनऊ और बंगाल के कपड़ों के पहनावे की झलक भी उसके कला में मिलने लगी, तो उसकी प्रदर्शनी लगी। और काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ कई टाँके वो इस्तेमाल करती थी। देखो, पत्तियों को चिकनकारी से उसने सजाया था, जो पत्तियां बनी थी, डिज़ाइन बनी थी उस कपड़े में, उसको उसने चिकनकारी की थी। चिकनकारी का मतलब होता है सुई में धागा पिरो करके जो उभार बनाए जाते हैं, जो डिज़ाइन बनाई जाती है, उसको चिकनकारी बोलते हैं। डंडियों को कांधा से उभारा था। कांधा भी एक प्रकार की डिज़ाइन है, कर वाली, गले के जैसे हार हो, अर्धचंद्र हो, इस तरह का उसने उसके जो बेल बूटे बनाए थे, उसमें जो डंडियाँ थी, उस डंडियों को उसने कांथा से उभार दिया था। यानी जो डंडियों की डिज़ाइन थी कपड़े में, उसने उभार बनाया था उसने सूत के धागे से, और उसको अर्धगोलाकार रूप दिया था। पशु पक्षियों की ज्यामिति आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई, है ना। मतलब उसने जो पशु पक्षियों की जो ज्यामिति आकृति का मतलब जानते हो, ज्यामिति का मतलब होता है त्रिभुज होता है, उसमें रेखा होती है, उसमें गोल वृत्त होता है। तो इस तरह की आकृतियों से हम किसी का, इंसान का चित्र बना देते हैं। यानी आपने सर्कल बना दिया तो उसकी मुंडी हो गई, दो रेखा आसपास कर दी तो उसके हाथ हो गए, तो अर्धवृत्त से उसका गला बन गया। तो कहने सेमी सर्कल से इसका मतलब है कि ऐसी जो आकृतियाँ होती है उसको उसने, जो धागा होता है कसूती का, उससे और जंजीर बना करके उसने उसको उठा दिया था कपड़े में। तो जो डिज़ाइन है वो बड़ी सुंदर हो गई थी। पारंपरिक डिज़ाइन में नवीनता सबको बहुत अच्छी लगी। अब तो इलाके पाँव रुकते नहीं है, वो इतनी ट्रेंड हो गई है, इतना काम करती, इतनी बढ़िया कशीदाकारी करती है कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, यानी आश्चर्य से देखते रह जाते हैं कि एक लड़की जिसको भगवान ने हाथों में कोई शक्ति नहीं दी, वो पैरों से इतनी सुंदर कशीदाकारी, चिकनकारी करती है, एम्ब्रॉयडरी करती है कि लोग जो टैलेंटेड होते हैं या जो दोनों हाथों वाले, जिनको भगवान ने सब कुछ दिया है, वो भी ऐसा काम नहीं कर पाते। तो इला के पाँव अब रुकते नहीं हैं। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक है, उसके होठों पर सफलता की मुस्कान है, सेटिस्फेक्शन है, और एक अनूठा विश्वास है उसके अंदर। उसको लिए वह अपनी ज़िंदगी जी रही है। सुनहरी रुपली बूटियाँ उकेरते, अब वो थकती नहीं है, अपना काम करती है। देखो, एक लड़की जैसे जिन ऊंचाइयों पे चढ़ रही है, ऐसे ही वो ऊंचाइयों पर अपनी हिम्मत के साथ में चढ़ती जा रही है। दोस्तों, ये हमने छोटा सा प्रयास किया आपको ये पाठ समझाने का, और इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताए। आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, दोबारा वीडियो देख लीजिए। अगर आपको कहीं कुछ रुक के समझना है तो वापस से समझ लीजिए। मैं अगले वीडियो में इसके सारे प्रश्नोत्तर पर विचार करूंगा, और बहुत अच्छा एक सक्सेसफुल वीडियो जो आपको अच्छी तरह से समझ आए, सारे प्रश्नों के उत्तर मैं उन पे देने जा रहा हूं। तो उसका इंतज़ार कीजिए, अगला वीडियो उसी का रहेगा। नमस्ते, धन्यवाद।